हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। मेरा नाम राकेश चौधरी है। मैं आज आपको अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा। मैंने दोस्तों अपनी पिछली क्लास में आपको अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा व्यष्टि अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय दे दिया था। आज दोस्तों मैं आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा समष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सामान्य परिचय दूंगा। समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग नार्वे के अर्थशास्त्री थे। नार्वे के अर्थशास्त्री थे रेगनर फ्रीस 1933। समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग नार्वे के अर्थशास्त्री थे रेगनर फ्रीस, उन्होंने 1933 में किया था। समष्टि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैंने बता दिया आपको। समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग नार्वे के अर्थशास्त्री थे रेगनर फ्रीस, उन्होंने 1933 में किया था। समष्टि शब्द अंग्रेजी के मैक्रो शब्द से मिलकर बना है। मैक्रो का लक्ष्य आई, इसका लक्ष्य है आई। मैक्रो शब्द, अब दोस्तों मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से मिलकर बना है। मैक्रोस शब्द से मिलकर बना है। समष्टि अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा, व्यापक, वृहत। समष्टि अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा, व्यापक, वृहत। अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण इकाइयों से संबंधित समूह। समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों से संबंधित समूहों का अध्ययन किया जाता है। इसमें समूहों का अध्ययन किया जाता है, जैसे
राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत आदि। मैं आपको वापस बता रहा हूं, समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे वेगनर फ्रीस, उन्होंने 1933 में किया। समष्टि शब्द अंग्रेजी के मैक्रो शब्द से मिलकर बना है, जिसका लक्ष्य आय, जबकि मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से मिलकर बना है। समष्टि अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा, व्यापक, वृहत। अध्ययन, इसमें अध्ययन संपूर्ण इकाई से संबंधित समूह का किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, अब मैं आपको इसकी शुरुआत कब हुई थी समष्टि अर्थशास्त्र की, यह बताऊंगा। इसकी शुरुआत 1936 में जेम्स किंग्स की प्रकाशित पुस्तक रोजगार, ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत के तहत समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत 1936 में जेम्स किंग्स की प्रकाशित पुस्तक रोजगार, ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत के तहत हुई थी। मैं आपको बताऊंगा इसकी शुरुआत क्यों हुई, यह आपको मैं वापस बता रहा हूं, या किस लिए की गई। दोस्तों 1929 व 30 में विश्वव्यापी महामंदी का दौर आया था, जिसमें किंग से पूर्व के अर्थशास्त्री यह मानते थे कि अर्थशास्त्र में उन लोगों को रोजगार प्राप्त होता है जो काम करना चाहते हैं, लेकिन 1929 व 30 में विश्वव्यापी मंदी का दौर आया, जिसमें यूरोप व अमेरिका जैसे बड़े देशों में उत्पादन में भारी गिरावट आई, जिससे लोगों को रोजगार से बाहर निकाल दिया गया और वस्तुओं की मांग बाजार में कम थी, जिससे जेम्स किंग से पूर्व के अर्थशास्त्रियों की विचारधारा गलत साबित हो गई। इस स्थिति को देखते हुए जेम्स किंग्स ने 1936 में उनकी प्रकाशित पुस्तक रोजगार और ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत के तहत उन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का जन्म हुआ या जन्म किया। समष्टि अर्थ शास्त्र को समग्र अर्थ शास्त्र के नाम से भी जाना जाता। दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र को
समग्र अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें समूहों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांत व विषय हैं जो निम्नलिखित है, मैं आपको बता रहा हूं। समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत या नियम जो निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत है आय व रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है या इसमें अध्ययन किया जाता है। दूसरा सिद्धांत है सामान्य कीमत स्तर का सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमतों का अध्ययन किया जाता है, न कि सापेक्ष कीमतों का। सापेक्ष कीमतों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तीसरा सिद्धांत आता है दोस्तों आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास से संबंधित है या समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है या सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चौथा सिद्धांत है दोस्तों वितरण का सिद्धांत। वितरण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें साधनों की आय का वितरण कर दिया जाता है। अब आता है दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ प्रकार हैं दोस्तों। समष्टि अर्थशास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों समष्टिगत स्थिति। दूसरा है तुलनात्मक समष्टिगत स्थिति। तीसरा है
समष्टिगत प्रावेगिक। समष्टि अर्थशास्त्र में वापस बता रहा हूं आपको, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। समष्टि अर्थशास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है समष्टिगत स्थितिक, सेकंड है तुलनात्मक समष्टिगत स्थितिक, तीसरा है समष्टिगत प्रावेगिक। अब दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा समष्टि अर्थशास्त्र का समष्टि अर्थशास्त्र का विरोधाभास। अब मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र का विरोधाभास के बारे में बताऊंगा कि समष्टि अर्थशास्त्र का विरोधाभास क्या है। दोस्तों प्राय कई ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं, कई ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जो कि वह एक हंस के लिए सही है, लेकिन वह कुल के लिए सही नहीं। कुल के लिए सही नहीं निकलती है। ऐसे मामलों को समष्टि अर्थशास्त्र का समष्टि अर्थशास्त्र का विरोधाभास या बचत का बचत का विरोधाभास कहते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं कि कई ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जो कि एक हंस, यानी जैसे एक व्यक्ति है, यानी यहां पर एक हंस के रूप में आप एक व्यक्ति रख लो, तो वह एक व्यक्ति के लिए तो सही है, लेकिन वह कुल के लिए, यानी दोस्तों एक व्यक्ति शराब पिए तो वो बात ठीक है, लेकिन अगर सारा परिवार शराब पीने लग जाए तो बात पूरे परिवार के लिए सही नहीं है। दोस्तों तो मैं यही बता रहा हूं आपको कि कई ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जो कि एक हंस के लिए तो सही है, लेकिन वह कुल के लिए सही नहीं निकलती है। ऐसे मामलों को समष्टिगत अर्थशास्त्र का विरोधाभास, समष्टिगत अर्थशास्त्र का विरोधाभास या बचत का विरोधाभास कहते हैं।
मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे एक व्यक्ति है, दोस्तों एक व्यक्ति है, यदि दोस्तों एक व्यक्ति बचत करता है, क्या करता है दोस्तों, बचत करता है, तो वह बचत उस व्यक्ति के लिए क्या है, लाभप्रद या लाभदायक है। उस व्यक्ति के लिए वो क्या है, लाभदायक है। इससे अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि दोस्तों एक व्यक्ति बचत करता है, एक व्यक्ति है दोस्तों, वह बचत करता है, तो वह बचत उस व्यक्ति के लिए क्या है, लाभदायक है, जिससे अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों यदि समस्त राष्ट्र क्या करने लग जाए दोस्तों, बचत करने लग जाए, एक समस्त राष्ट्र के लोग बचत करने लग जाए, तो वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगी, हानिकारक या लाभदायक। तो वह दोस्तों एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था या समस्त राष्ट्र के लिए हानिकारक होगी, हानिदायक होगी। हानिदायक क्यों होगी दोस्तों, हानिदायक इसलिए होगी कि उपभोग समस्त राष्ट्र में उपभोग में कमी आएगी। यानी दोस्तों अगर सब समस्त राष्ट्र के लोग बचत करने लग जाएं, तो लोग उपभोग कम करेंगे या वस्तुएं कम खरीदेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ेगा, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ेगा, उसमें असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दोस्तों मेरी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे बेल आइकन सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके थ्रू मेरी आने वाली क्लासों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू।